हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस के बैलेंस शीट के हेड और सब हेड। हम लोगों की ये पहली सीरीज रहेगी फाइनेंशियल एनालिसिस में, जिसमें हम बैलेंस शीट के हेड और सब हेड को क्लियर करेंगे। जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो आपके पास में वर्टिकल फॉर्म पर बनती है। वर्टिकल मतलब पहले हम एक पार्ट को लिखेंगे और उसके नीचे हम दूसरा पार्ट लिखेंगे। आपने क्लास 11th में जो बैलेंस शीट की थी वो थी हॉरिजॉन्टल बेसिस पर, और जब हम हॉरिजॉन्टल बेसिस पर करते हैं तो उसके दो पार्ट बनाते हैं, जिसमें एक पार्ट हमारा होता है लाइबिलिटी का और सेकंड पार्ट हमारा होता था एसेट साइड का। ये दो पार्ट में डिवाइड होती थी, पहला पार्ट लाइबिलिटी और सेकंड पार्ट आपके पास में एसेट्स। बट जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो तो कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनती है। कंपनी की जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसका पार्ट 1 आता है और ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली होती है, जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है। जब आप बनाते हैं तो आप पहले इससे पहले एक पॉइंट को समझिए। बैलेंस शीट जब कंपनी की बनाते हैं तो वो डिवाइड होती है सबसे पहले पार्ट में। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, तो पहले बैलेंस शीट किस में डिवाइड होती है? पार्ट में। पार्ट से हम डिवाइड करते हैं दो चीजें, जिसमें गिवन होते हैं हमारे पास में। एक पार्ट होता है उसका इक्विटी एंड एंड लाइबिलिटीज, और सेकंड पार्ट होता है आपके पास में एसेट। यानी कि कंपनी के पास जिन लोगों से पैसा उसे लेना है और जो उसके पास में प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हैं, वो सारी की सारी चीजें एक कैटेगरी में चली जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं एसेट्स। और कंपनी को जो पे करना है, यानी कि कंपनी के लिए जो लाइबिलिटी है, वो हमारे पास में जाती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में। और कंपनी की जो लाइबिलिटीज होती है वो दो लोगों के लिए होती है। एक जो कंपनी के ऑनर हैं, जिनको हम इक्विटी बोलते हैं, और दूसरा जो कंपनी के एक्सटर्नल हैं, यानी कि ऑनर को छोड़कर जिस पर्सन को उसे पे करना है, वो कहलाती है आपके पास में एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और ये दोनों ही कंपनी के लिए लाइबिलिटीज हैं, तो इसलिए इसको हम एक अलग पार्ट बना देते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर कंपनी अपने दो पार्टों में डिवाइड कर लेती है, एक इक्विटी एंड लाइबिलिटी और सेकंड पार्ट हो जाता है उसका एसेट्स। अब पार्ट तो अलग अलग कर दिए, लेकिन इस पार्टों के भी वो पार्ट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं हेड। हेड हमारे पास हो गए, यानी कि कैटेगरी। लाइबिलिटी की साइड में भी एक कैटेगरी होगी, जिसमें वो डिवाइड करते हैं। पहला आपके पास में होता है शेयर होल्डर फंड। सेकंड होता है आपके पास में, नंबर सेकंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड होता है आपके पास में नॉन करंट लाइबिलिटी, और फोर होता है आपके पास में करंट लाइबिलिटी। कंपनी ने अपने जो पार्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसको भी चार पार्टों में डिवाइड करा है उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि सारी लाइबिलिटी किसी एक की है, उसकी भी अपनी जो कैटेगरी है। जैसे ऑनर के अगेंस्ट जो लाइबिलिटी है, मतलब ऑनर के का जो पार्ट होगा वो शेयर होल्डर फंड में जाएगा। नंबर दूसरा, जो पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर से लिया है और अभी उसको शेयर अलॉट नहीं करें और ईयर एंड का टाइम आ गया, उसका जितना भी अमाउंट है वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में चला गया। लाइबिलिटी आपके पास में दो टाइप की होती है, एक लाइबिलिटी जो आपको एक साल के बाद पे करनी है, और एक लाइबिलिटी जो आपको विद इन ईयर करनी है, यानी कि आने वाले जिस ईयर में आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस ईयर के नेक्स्ट ईयर में आपको जो पे करनी है, वो कहलाती है आपके पास में करंट लाइबिलिटी। तो ओवरऑल मिलाकर उसने इसका भी क्लासिफिकेशन करके कि लाइबिलिटी किस टाइप की है और कैसे कैसे उसको हमें नोट डाउन करना है। एसेट साइड में भी हमारे पास में सेम है, इसी तरीके से डिवाइड होता है, जिसमें एक आता है आपके पास में नॉन करंट एसेट्स और सेकंड आती है आपके पास में करंट एसेट। अब यही सेम पॉइंट, अगर कंपनी को कोई कैश विद इन ईयर मिलना है या कोई बेनिफिट जो हैं वो विद इन ईयर हैं, वो हमारे पास में जाते हैं करंट एसेट्स में। और ऐसा कोई भी बेनिफिट जो एक साल से ज्यादा तक के लिए यूज करेगी कंपनी, या उसको कैश मिलना है लेकिन एक साल के बाद मिलना है,
वो जाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी में। तो दो पार्टों में इसको भी डिवाइड उसने कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास कंपनी जो है इनके भी अपने पार्ट बनाती है। इसका क्या रीजन है इसे हम आगे समझेंगे। तो बैलेंस शीट जो होती है वो आपके पास पार्ट में डिवाइड होती है। पार्ट से बनते हैं आपके पास में हेड, हेड से बनते हैं आपके पास में सब हेड, और सब हेड से बनते हैं आपके पास में अकाउंट्स के बैलेंस। यानी कि जो अकाउंट के बैलेंस हैं वो उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली नोट होते हैं। तो पहले पार्ट, पार्ट के बाद हेड, हेड के बाद सब हेड, और सब हेड के बाद उसी सब हेड में उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसके अकाउंट्स के बैलेंस को हम नोट डाउन करते हैं। क्विकली रिवीजन करते हैं हम इसका। देखिए, शेयर होल्डर फंड तो हमने लिखा, ये एक आपके पास में हेड हुआ, ये आपके पास में एक हेड हुआ, और इस हेड के भी तीन पार्ट। आखिर क्या रीजन है कंपनी ने सारा का सारा पैसा ऑनर का एक ही पार्ट में रखा जिसका नाम है शेयर होल्डर फंड, और उसकी भी कैटेगरी बनाई। और उसकी कैटेगरी कितनी है, जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉर, ये कहलाते हैं इसके सब हेड उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली। इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, आगे क्लियर करेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि शेयर होल्डर फंड और शेयर होल्डर फंड के तीन कैटेगरी में डिवाइड हैं, उसको हमने नोट डाउन कर दिया। और ये इसी सीरीज में आपको नोट करने हैं जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंट की बैलेंस के अकॉर्डिंगली गिवन होते हैं। सेकंड आता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका कोई सब हेड नहीं होता, इसकी कोई कैटेगरी अलग से और नहीं बनी है। इसके बाद आती है नॉन करंट लाइबिलिटी। सेम पॉइंट, लाइबिलिटी यानी कि जिसका पेमेंट एक साल के बाद करना है या जिसका बेस ऑन ट्रेड नहीं है, वो सारे के सारे चीजें किस में जाती हैं आपके पास में, नॉन करंट लाइबिलिटी में। ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है वो भी नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब जो नहीं है वो भी इसमें जाती हैं। लेकिन इसकी भी तो चार कैटेगरी बनाई है इसकी नेचर के अकॉर्डिंगली। आखिर क्या रीजन है कि हमने इसकी चार नेचर बनाई, यानी कि चार कैटेगरी बनाई है, उसको हम आगे क्लियर करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बैलेंस शीट का हेड क्या है, हेड के मतलब बैलेंस शीट में आपको हेड और सब हेड में किसके अकॉर्डिंगली लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास में करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट आती है आपके पास में करंट लाइबिलिटी, और इसकी भी चार कैटेगरी हैं, मतलब कैटेगरी वाइज ये डिवाइड है। इसके बाद आ जाइए एसेट्स, एसेट्स की भी आपके पास में कैटेगरी डिवाइड है। और इसके बाद आ जाइए आपके पास में लास्ट करंट एसेट्स, जो भी कैटेगरी वाइज डिवाइड है। तो सबसे पहला काम जब भी आप बैलेंस शीट को करेंगे, उसके हेड, उसके सब हेड और उसकी जो सीरीज है वो प्रॉपर वे में आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जब भी आप अपनी बैलेंस शीट को क्लियर करें, एक दो बार आप बैलेंस शीट को लिख कर देख लें। अगर वो पूछ रहा है कि करंट लाइबिलिटी या करंट एसेट्स के हेड क्या है और सब हेड क्या है, तो करंट एसेट्स के हेड मतलब करंट एसेट से खुद हेड है, तो इसके सब हेड क्या है, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस और अदर करंट एसेट्स, ये इसके सब हेड हैं। इनको आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में याद होने चाहिए कि बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में कौन कौन से सब हेड हुए और एसेट साइड में है तो किस तरीके के सब हेड आपके पास में हुए। इसके बाद में अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट पर। देखिए, मैंने आपको बोला था कि शेयर होल्डर फंड मतलब ऑनर फंड, तो ये सारा का सारा जो चीजें लिखी हुई हैं ये सब ऑनर की लिखी हुई हैं, मालिकों से रिलेटेड चीजें हैं। लेकिन इसको भी उसने कैटेगरी वाइज बांटा है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग। दो बातें ध्यान रखिए, एक, जो ऑनर अपनी कंपनी को पैसा देते हैं इसलिए कि भाई साहब आप बिजनेस कीजिए, ये लीजिए पैसा, और जो भी प्रॉफिट आप हमें कमा कर देंगे सारे खर्चों को लेस करने के बाद वो हमारा होगा, ऑनर का होता है, वो किसी और का नहीं। तो जो पैसा कंपनी को ऑनरों ने दिया है वो जाता है आपके पास में शेयर कैपिटल, इसके फर्स्ट हेड में, सब हेड में, इसके फर्स्ट सब हेड में जाता है। जो पैसा किसने दिया है, ऑनरों ने दिया है अपनी कंपनी को, वो जाता है शेयर कैपिटल के। अब दूसरा, कंपनी ने पैसा कमाया, कमा के पैसा अपने पास रखा, और वो पैसा देने का राइट तो किसको है, शेयर होल्डर को है, लेकिन उसने दिया नहीं, अपने पास रोक लिया। किस लिए रोक लिया कि भाई अगर हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी या किसी का पेमेंट करना है या कोई अनसर्टेन लाइबिलिटी आ जाती है तो उसका हम कहां से देंगे। लेकिन ओवरऑल मिलाकर तो वो पैसा ऑनर का है ना, तो अभी ऑनर को तो दिया नहीं कंपनी ने। जब ऑनर को कंपनी ने नहीं दिया है और अपने पास ही रोक लिया है, तो उसकी जो दूसरी कैटेगरी बनाई उसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। ये सेकंड सब हेड हो गया आपके पास में। तो जो पैसा ऑनर ने दिया है वो शेयर कैपिटल में, और जो ऑनर का पैसा कंपनी के पास रुका हुआ है
वो रिजर्व एंड सरप्लस। अब कंपनी क्या करती हैं, जो कंपनी को प्रॉफिट होते हैं उसमें से फ्यूचर की अनसर्टेन लाइबिलिटीज के लिए या कोई पेमेंट करने के लिए जो पैसा कुछ रिजर्व में रख लेती है, वो पैसा हमारे पास रिजर्व के नेम से चला जाता है। इस सारा का सारा इनऑल ऑनर का ही है। और हमारे पास में इसका एक तरीका सबसे बढ़िया क्या है, आप जिसके भी नाम के आगे रिजर्व लगा हुआ है वो आएंगे, बाकी अभी क्लियर करते हैं। तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसकी हम डिस्कस अभी ओवरऑल मिलाकर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, कंपनी के जो शेयर होते हैं यानी कि शेयर कैपिटल में जो पैसा आता है वो दो टाइप के शेयर होते हैं। एक होते हैं जिसे हम बोलते हैं इक्विटी शेयर, और सेकंड होते हैं हमारे पास में जिसे हम बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर। दो कैटेगरी में हमारे पास शेयर गिवन होते हैं। तो अगर ऑनर ने इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा दिया है या प्रीफरेंस शेयर के थ्रू जो पैसा दिया है वो शेयर कैपिटल के अकाउंट्स में ही जाएगा। सेकंड, हमारे पास ही जो शेयर होते हैं उसकी कैटेगरी होती है जैसे ऑथराइज कैपिटल, यानी कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अपनी मैक्सिमम कैपिटल को लिखती है और उसको हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। इससे ज़्यादा कंपनी अपनी कभी भी शेयर इशूड नहीं कर सकती। इशूड ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है आपका इशूड कैपिटल। जब टाइम टू टाइम कंपनी को फंड की जरूरत होती है एज ए मनी एज ए ऑनर, तो वो आपके पास में कंपनी के शेयर को इशूड करती है। जब इशूड करती है तो उन्हें बोलते हैं हम इशूड कैपिटल, और ये पार्ट होता है आपका ऑथराइज कैपिटल का। यहाँ ध्यान रखिएगा एक पॉइंट का, इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो उससे कम होगी या ऑथराइज कैपिटल के बराबर होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जब कंपनी ने अपने शेयर इशूड करे तो पब्लिक उन शेयरों को क्या करेगी, परचेज कर लेगी, खरीद लेगी, यानी कि ऑनर के वे में कंपनी शेयर होल्डर के मतलब कंपनी को पैसा दे देगी। उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। जितने शेयर उसने कंपनी ने खरीदे वो होते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और एज पर सेबी गाइडलाइन इशूड कैपिटल का 90% से कम कभी भी सब्सक्राइब नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा ही होंगे। अगर उससे कम कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन आया तो कंपनी उन शेयरों को अलॉट नहीं कर सकती। इसलिए सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट होता है और ये कभी भी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। अब तीसरा पॉइंट आता है आपके पास में कॉल इन एरियर। देखिए, कंपनी अपने पैसे को या तो लमसम में लेती है, लमसम का मतलब पूरा पैसा एक ही बार में एप्लीकेशन का टाइम ले लेती है, टेंशन ही खत्म, आगे की कोई चक्कर नहीं। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कंपनी अपने शेयर को पैसा इंस्टॉलमेंट में लेती है कि 2 रुपये उसका 10 रुपये का शेयर है मान लीजिए, तो 10 रुपीज़ में 2 रुपये उसने एप्लीकेशन पर लिए, 3 रुपये अलॉटमेंट पर लिए और बचे हुए 5 रुपये उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर लिए। अब कोई शेयर होल्डर है, उसने क्या करा, एप्लीकेशन का पैसा भी दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का उसने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी की ये मनी अनपेड है, यानी कि उसको ये पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो जो पैसा कंपनी को रिसीव नहीं होता है, कंपनी उस पैसे को कॉल इन एरर अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जो हमारे पास में बैलेंस शीट में सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस होकर लिखा जाता है, लेस होकर लिखा जाता है, किससे, सब्सक्राइब कैपिटल से। इसके बाद अगला आता है आपके पास में फोरफीचर अकाउंट। देखिए, कंपनी जब अपने शेयर होल्डर से पैसा नहीं, मतलब कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांग रही है, शेयर होल्डर ने कंपनी को वो पैसा नहीं दिया, कंपनी क्या करेगी, एक नोटिस इशू करेगी कि भाई साहब हमारा पैसा इस टाइम तक दे दीजिए। शेयर होल्डर ने वो उस डेट तक पैसा दिया नहीं, कंपनी उसके शेयर का जो अलॉटमेंट लेटर है, यानी कि जो अलॉट हुए हैं शेयर, उनको कैंसिल कर देगी, और जो पैसा ऑलरेडी शेयर होल्डर ने पेड करा है, जैसे एप्लीकेशन के 2 रुपये और अलॉटमेंट के 3 रुपये, तो वो दे चुका ना कंपनी को, ये पैसा उसको रिटर्न नहीं करेगी, बल्कि ये वाला पैसा उसका ट्रांसफर कर देगी एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन फोरफीचर अकाउंट में। तो ये भी आपके पास में शेयर होल्डर का ही पैसा है, इसलिए, और शेयर होल्डर ने ही दिया है, जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। जो पैसा कंपनी को शेयर होल्डर ने दिया है वो जाता है शेयर कैपिटल में। दूसरा मैंने बताया आपको, जो पैसा कंपनी ने कमाया, कमाकर अपने पास रोक लिया, अभी ऑनर को नहीं दिया है, वापस नहीं कराया उनका कि जी हमने कमाया आपको नहीं दिया, तो वो जो पैसा है उसकी सेकंड कैटेगरी बनती है, सब हेड बनता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब आपकी समझ में आया कि रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसा कंपनी के ने कमाया है और जो पैसा उसने रिजर्व में डाल दिया वो रिजर्व में चला गया, बाकी आपके पास में प्रॉफिट का बचा हुआ पैसा है। जो प्रॉफिट का बचा हुआ पैसा होता है कंपनी का, कंपनी उसको नोट डाउन करती है किसके नाम से, या तो सरप्लस के नाम से नंबर 1, या दूसरा रिटेन अर्निंग के नेम से नंबर 2, नंबर 3
एक्यूमुलेटेड के नेम से, ये आपके पास में होते हैं। और ये निगेटिव बैलेंस भी हो सकता है और पॉजिटिव। निगेटिव का मतलब हो गया कि अगर इन केस कंपनी को लॉस होता है तो वो निगेटिव बैलेंस हो जाएगा, तब भी वो रिजर्व एंड सरप्लस के अकाउंट से ही एडजस्ट होगा। और जितना पैसा उसने रिजर्व बनाए, एक रिजर्व होता है जो प्रॉफिट से, वो आपके पास में नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जैसे कंपनी के एसेट्स को बेचने पर उसे प्रॉफिट हुआ, ये जो शेयर फॉरफिटेड करे थे इनको बेचने पर पैसे से प्रॉफिट हुआ, तो वो सारा का सारा जाता है कैपिटल रिजर्व में। एक ट्रिक बता रहा हूं आपको इस सारे पॉइंट को क्लियर करने की। आप यहां पर जिस नाम के साथ में रिजर्व लगा हुआ है वो सब रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। दो नाम देख लीजिए, एक सिंगिंग फंड नंबर 1, और सेकंड आपके पास में आता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये दो नाम ऐसे हैं जो आपके पास में इनके आगे, नेम के आगे अकाउंट लगा हुआ, वो रिजर्व सॉरी लगा हुआ नहीं है। तो जहां पर रिजर्व लगा हुआ नहीं है वो आपके पास में देख लीजिए, बाकी सब जगह रिजर्व लगा हुआ है और सरप्लस का पैसा, ये आपके पास जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। इसी तरीके से आप सेकंड सीरीज पर आइए। सेकंड है हमारे पास में लाइबिलिटी। मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, एक करंट लाइबिलिटी और एक नॉन करंट। यहाँ जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें जो स्लाइड आपके पास में गिवन है, इसमें मैंने क्या करा कि कंपैरिजन कर दिया है। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या जाएगा, और अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा उसका तो क्या जाएगा। बोरोइंग का मतलब क्या हुआ, जो पैसा कंपनी ने लिया है, उधार लिया है। अब एक पैसा जिसका पेमेंट 1 साल के बाद देना है वो सब कहलाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और एक पैसा जिसको हमें विद इन 12 मंथ पे करना है वो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बिल्कुल क्लियर कट बात है। लेकिन ये कैसे डिसाइड करें कि कैसे लॉन्ग टर्म की नेचर होगी और शॉर्ट टर्म की नेचर होगी, तो देखिए ये नाम याद कर लीजिए आप जितने भी गिवन है। क्या क्या, डिवेंचर, बॉन्ड, बैंक लोन, आपके पास में पब्लिक डिपॉजिट या किसी अदर पार्टी से आपने लोन लिया है। ये सारे के सारे जो 5 नाम लिखे हुए हैं कि आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, अगर इसके आगे क्लासिफिकेशन नहीं है कि इसकी मैच्योरिटी 1 साल के अंदर है या 1 साल के बाद है, कुछ भी नहीं है, तो ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गए। और अगर इनकी मैच्योरिटी विद इन 12 मंथ है तो ये सारे के सारे हो जाएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। देखो लिखा हुआ है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बाकी बिल्कुल क्लियर कट बात है। दूसरा, दो चीजों को आप ध्यान रखिए, ये हमेशा करंट लाइबिलिटी ही रहेंगी, कभी भी नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब आप बैंक से अपने अकाउंट से पैसा उधार लेते हो, करंट अकाउंट से, तो जैसे आप पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक सबसे पहले अपना पैसा काट लेता। क्रेडिट के थ्रू लेते हो, कैश क्रेडिट है तो उसकी भी अपनी एक लिमिट होती है, वो आप 1 महीने की आपको लिमिट मिलती है, उसके बाद आप पैसा जमा कर देते हो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये दो नाम ऐसे हैं जो हमेशा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स रहेंगे, ये कभी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं हो सकते। बाकी क्लियर कट बात है कि ये नाम याद कर लीजिए, इनके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, खाली डिवेंचर लिखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और डिवेंचर के आगे लिखा हुआ है मैच्योरिटी विद इन 12 मंथ, तो यही पॉइंट बन जाएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बस ये ध्यान रखना है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आगे आते हैं, जो पैसा आपने उधार लिया वो इस कैटेगरी में जाएगा। सेकंड आपके पास में आता है क्या चीज, प्रोविजन। अब देखिए प्रोविजन भी एक लाइबिलिटी है, लेकिन कैसी लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी जो फिक्स है, जिसका पेमेंट आपको पता है कि इतना क्लियर कट देना ही देना है, वो जाता है बोरो मनी में। सेकंड होता है जिसके बारे में आपको क्या हो, ये देखो, मीट टू द लाइबिलिटी अमाउंट विच इज अनसर्टेन, जिसकी लाइबिलिटी अनसर्टेन होती है। ऐसी चीजों के लिए जो प्रोविजन हम बनाते हैं वो या तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होंगे या शॉर्ट टर्म प्रोविजन होंगे। पॉइंट वही आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को कैसे पहचाने की लॉन्ग टर्म प्रोविजन है और ये कैसे पहचाने की ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। तो सबसे बढ़िया तरीका, आप 3 नाम याद कर लीजिए, कौन कौन से, प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और तीसरा प्रोविजन ऑन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये 3 नाम, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और आपके पास में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये 3 नाम हमेशा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स रहेंगे। और इसके अलावा कोई सा भी प्रोविजन की अगर वो बात कर रहा है, वो सारे के सारे प्रोविजन हो जाएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जैसे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट और प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, कोई सा भी प्रोविजन हो, इन 3 नाम के अलावा जितने भी प्रोविजन हैं वो सारे के सारे आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन होंगे, कोई शॉर्ट टर्म नहीं होगा। बस ये ध्यान रख लीजिएगा उसके आगे मैच्योरिटी विद इन 12 यानी कि सेटलमेंट विद इन 12 मंथ ना लिखा हो, लिखा हुआ है तो फिर वो ओवरऑल मिलाकर शॉर्ट टर्म प्रोविजन की कैटेगरी में आ जाएंगे, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म ही रहेंगे। इसके बाद आता है आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट, इस पर आ जाइए आप।
ये है आपके पास में अदर करंट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और सेकंड है आपके पास में अदर करंट लाइबिलिटी। ये भी यहां पर, लेकिन इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है इससे रिलेटेड एक सब हेड और हेड में जरूर आता है क्वेश्चन। ऐसा कोई भी, अब देखिए, एक तो आपने मनी बोरो करी, वो किस में चला गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में या शॉर्ट टर्म बोरोइंग। एक हुए प्रोविजन, वो किस में चले गए, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। जो पैसा आप उधार ले रहे हो वो लॉन्ग टर्म बोरो, उसके अदर अगर किसी भी टाइप की कोई लाइबिलिटी है, जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, वो आउटस्टैंडिंग है। अब इंटरेस्ट कोई पैसा उधार तो लिया नहीं है तो लेकिन लाइबिलिटी, तो या तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा या शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा। आपने डिवेंचर इशूड करे, उसकी मैच्योरिटी जो है 5 साल बाद या 6 साल बाद, आपने जितने का लोन लिया है उससे 10% पैसा आप एक्सिस पे करोगे, या प्रीफरेंस शेयर है उनकी मैच्योरिटी पर आप 10% पैसा एक्सिस पे करोगे, तो है तो वो भी लाइबिलिटी, लेकिन मनी बोरो तो नहीं है। तो ऐसी लाइबिलिटीज को हम शो करते हैं किसमें, या तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में या अदर करंट लाइबिलिटी में, या तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में या अदर करंट लाइबिलिटी में। कैसे, वही पॉइंट रूल, अगर उसका सेटलमेंट विद इन 12 मंथ है तो वो इसमें जाएगा, अदरवाइज इसमें जाएगा। दो नाम देख लीजिए, एक क्या, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और एक दूसरा होता है प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। अगर इनके आगे नहीं लिखा हुआ है कि सेटलमेंट विद इन 12 मंथ, तो ये लॉन्ग टर्म होंगे, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। दूसरा, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का इंटरेस्ट हो या शॉर्ट टर्म बोरोइंग का इंटरेस्ट हो, कहीं भी इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू है, कुछ भी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट का पेबल जो है वो हमेशा आपके पास करंट लाइबिलिटी रहेगा और उसका सब हेड अदर करंट लाइबिलिटी। तो देखिए, इंटरेस्ट आउट ये हो गया, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ड्यू हो गया। एडवांस इनकम, कोई भी इनकम आपको अगर एडवांस में रिसीव हुई है तो वो हमेशा आपके पास में क्या रहेगी, आपके पास में रहेगा करंट लाइबिलिटी, और अगर इसका सेटलमेंट आफ्टर 12 मंथ है तो ये यहां पहुंच जाएगा। नेचर के अकॉर्डिंगली देख लीजिए, अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम डिविडेंड करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा है और उसका खर्चे का पेमेंट नहीं करा है, तो ऐसा थोड़ी खर्चा 1 साल के बाद का पेमेंट करोगे, भाई सैलरी एम्प्लॉय की 1 महीने की नहीं दी, 2 महीने की नहीं दी, लेकिन ऐसा थोड़ी कहोगे कि जी आज काम करोगे 2 साल बाद सैलरी दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक। दूसरा, कॉल इन एडवांस, इसका ध्यान रखिएगा, जो शेयर होल्डर ने अपना पैसा, इंस्टॉलमेंट का पैसा एडवांस दे दिया है, वो कॉल इन एडवांस की कैटेगरी में। तीसरा आता है शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू और रिफंड एंड देयर ऑन इंटरेस्ट, यानी कि जो एप्लीकेशन का पैसा आपने लिया था और अभी वापस नहीं करा है, और अगर उस पर कोई इंटरेस्ट भी बन रहा है हमारा, तो वो भी आपकी करंट लाइबिलिटी होगी। तो आप कैटेगरी को समझिए, उसकी नेचर को समझिए, कंपैरिजन करके जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम एक लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं कि एक शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं कि जी हमारी एकदम से चीज़ें क्लियर हो, नहीं। हमारा टारगेट है कि हम कोई सी भी वीडियो अगर देख रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने पता चला 3 मिनट की चीज, अब आप एक बात बताइए, घर पर खाना बना रहे हो, एक चीज आपने बनाई और उसका टाइम है, मान लीजिए आप पनीर बना रहे हैं और आपको पता है कि पनीर बनाने का टाइम 30 मिनट है। एक आदमी कह रहा है जी मैं 10 मिनट में बना दूंगा, 10 मिनट में बन तो जाएगा, लेकिन क्या 30 मिनट वाला टेस्ट दे देगा? नहीं देगा। टेस्ट आपको तभी आएगा जब आप उसको टाइम देंगे, तो आप टाइम दीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में, कि आपके पास में गिवन है क्या चीज, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट। देखिए सीबीएसई में क्लास 12th में इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता, ना इससे रिलेटेड पूछा जाता, ना इससे रिलेटेड पूछा जाता। बस एक बार नॉलेज के लिए देख लीजिए, आपकी जब अकाउंटिंग इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होती है तो वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होती है। और अगर आपके पास में इसी का उल्टा कर दो कि जब आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो अकाउंटिंग इनकम से ज़्यादा होती है, तो आपके पास में बन जाती है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। बस, और ये किस में जाती है, नॉन करंट एसेट्स में जाती है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। लेकिन सीबीएसई में इससे रिलेटेड और आईसीएसई में इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट है आपके पास में एसेट्स। अब एसेट्स में जब आप आएंगे तो आपके पास पहला नॉन करंट एसेट्स में सब हेड होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स मींस होता है फिक्स एसेट्स, जो आप बिजनेस को ऑपरेट कराते हैं, जो परमानेंट एसेट्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं। और उसकी भी आपके पास में 4 तरीके की कैटेगरी होती है। क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था, एक एसेट्स जिनको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, सेकंड होती है जिसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। अब जितनी भी टेंजिबल एसेट्स होती हैं वो हमारे पास कहलाती हैं क्या चीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड
इक्विपमेंट, ये सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। नेचर देख लीजिए, कोई भी ऐसी एसेट्स जो परमानेंट है, जिसका यूज बिजनेस 1 साल से ज़्यादा के लिए कर रहा है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खरीदी गई हैं, तो वो हमारे पास में टेंजिबल एसेट्स हैं, जिसमें हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, आपके पास में व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, लाइव स्टॉक का मतलब कोई भी एनिमल की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको एनिमल खरीदने पड़ रहे हैं, तो वो आपके पास लाइव स्टॉक में जाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की बात हो रही है यहाँ पर, और ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक, इसके बाद आ जाइए आप इंटेंजिबल एसेट्स पर। क्या क्या आते हैं? कोई भी नाम, ब्रांड है, कोई ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई पब्लिशिंग टाइटल्स है आपके पास में, माइनिंग राइट्स आपने ले रखे हैं, या गुडविल। एक पॉइंट रह गया इसमें लिखने से, मैं लिखे देता हूं, गुडविल। तो गुडविल भी आपके पास में क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी डिवाइड होती है, लेकिन ये दोनों ही आपके पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद आता है कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। इसका मतलब, वो कैपिटल का मतलब यहाँ पर सेंस रखना कि जो एसेट्स हैं जिनको अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रही हैं, ईयर के एंड तक बनकर कंप्लीट नहीं हुई हैं, वो सारी की सारी इस कैटेगरी में जाती हैं। और ऐसी ही हमारे पास में कोई इंटेंजिबल एसेट्स अभी डेवलपिंग कंडीशन में, मतलब प्रोसेसिंग में चल रहा है, ठीक, तो वो भी आपके पास में इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट की कंडीशन में, कैटेगरी में जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है आपके पास में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए, बिजनेस में पहले हम इन दोनों को क्लियर करने से पहले समझते हैं कि हमारे पास जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि कोई भी ए बिजनेस अगर बी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। मतलब एक बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेसों में पैसा लगा दिया, अपना सरप्लस पैसा है, क्या करेगा? यूज नहीं हो रहा, उसने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, उसने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए, कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी फर्म में एज ए पार्टनर की बेसिस पर उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक जिन्हें हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सेकंड जिन इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब समझ लीजिए, बहुत इजी पॉइंट है, एक क्लिक पर समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, आपके अपने बिजनेस की सेल्स को बढ़ा रहा है, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। और ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपके बिजनेस को बेनिफिट नहीं दे रहा, बल्कि उस बिजनेस से जो प्रॉफिट्स होंगे उसका पार्ट ऑफ प्रॉफिट आपको मिल जाएगा जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा है, वो कहलाते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर बात है? जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए एक सीमेंट कंपनी है और उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। उसने कहा जी ऐसा है, आप जो है मेरा पैसा ले लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि जितना भी सीमेंट आप खरीदोगे वो सारा का सारा मेरी ही कंपनी से खरीदोगे। तो बताइए, उसकी कंपनी से सीमेंट बिक रहा है, उसको प्रमोट मिल रहा है, नहीं प्रमोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या उसकी सेल्स बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? तो जब उसकी सेल्स बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो उसका अपने ऑन बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। तो ऐसे में हमारे पास में क्या हो जाएगा? ऑन बिजनेस प्रमोटिंग। तो ये कहलाएगा आपके पास में ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जो उसके बिजनेस को बेनिफिट नहीं मिल रहा वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पर हम ट्रेड और नॉन ट्रेड की कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं जिसका रिलाइजेबल, रिलाइज का मतलब जिसका पैसा मुझे 1 साल के अंदर अंदर मिल जाए, वो मेरी करंट एसेट है। और जिसका पैसा मुझे 1 साल के अंदर नहीं मिल रहा है, 1 साल के बाद मिल रहा है, वो मेरी नॉन करंट एसेट से, और ये दोनों इन्वेस्टमेंट से मिल रहे हैं। तो ये आते हैं हमारे पास में करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में। ठीक, अब देखिए, एक बात ध्यान रखिए, कैसे पहचानेंगे कि वो करंट इन्वेस्टमेंट की नॉन करंट है? तो एक पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी। अगर आपने अपना कोई पैसा मार्केटेबल सिक्योरिटी में लगाया है, मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब ही ये होता है कि आपने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम के लिए करा है, तो वो सारा का सारा करंट इन्वेस्टमेंट होगा, अगर ये नाम गिवन है मार्केटेबल सिक्योरिटी तब। इसके अदर अगर आपका ये जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट करा इक्विटी शेयर में, मतलब किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लिए, किसी दूसरी कंपनी के आपने प्रीफरेंस शेयर खरीद लिए, कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में आपने पैसा लगा दिया, किसी कंपनी के डिवेंचर या बॉन्ड खरीद लिए, किसी म्यूचुअल फंड को खरीद लिया, या किसी पार्टनरशिप फर्म में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर इनके आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट।
और अगर इनके आगे ये लिखा हुआ है कि मैच्योरिटी विद इन 12 मंथ, तो यही सारे के सारे हो जाएंगे आपके पास में क्या, करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बन जाएंगे आपके, करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ, तो सारे के सारे बन गए। तो कैटेगरी में बहुत आसान है, आप दो चीजों को पकड़ लीजिए, अपने आप से चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। कंपैरेटिव करके समझाने का रीजन ये है कि वही चीज आपको करंट में मिल सकती है और नॉन करंट में मिल सकती है। तो इसलिए मैंने क्या करा, ऐसी स्लाइड बनाई जिससे कि दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। ये आपके पास में गिवन है, क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस और शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस। यानी कि जब कंपनी अपना पैसा किसी दूसरे को एडवांस के वे में दे देती है, इन्वेस्ट नहीं कर रही है, एडवांस दे रही है। इन्वेस्ट कर रही है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट, और अगर एडवांस दिया है तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म लोन एडवांस या शॉर्ट टर्म लोन। अब वही पॉइंट, अगर वो रिलाइज हो रहा है विद इन 12 मंथ, मतलब एडवांस का पैसा या तो आपको रिटर्न मिल रहा है या उसका सेटलमेंट ही, मतलब आपको पता है कि भाई आपने ये चीज खरीदने के लिए एडवांस दिया था, अब वो चीज आपको इस साल में मिल जाएगी, तो सेटलमेंट हो रहा है उसका उसी साल में, वो कहलाएंगी सारी की सारी शॉर्ट टर्म लोन एडवांस। और जो पैसा आपको एक साल के क्या मिलेगा, बाद में एडजस्टमेंट हो रहा है, वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म लोन एडवांस। अब पहले तो पहचानो कि एडवांस कहाँ कहाँ देते हो आप। तो पहला एडवांस आप दे देते हो कैपिटल एडवांस में। कैपिटल एडवांस का मतलब हो गया कि आपने अपना पैसा जो एडवांस में दिया है वो किसके लिए दिया है, किसी एसेट्स को खरीदने के लिए दिया है। तो जब आप किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए पहले से ही कोई एडवांस दे देते हो और एसेट्स अभी आपको नहीं मिली है, उसका एडवांस दे दिया है, तो वो कैपिटल एडवांस के नाम से जाएगा। अगर आपने किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए एज ए सिक्योरिटी मनी दी है, या कोई आपने मान लीजिए बिजली का कनेक्शन लिया है, मीटर लगवाना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो कंपनी मतलब उसके लिए आपके पास जो गवर्नमेंट है वो एडवांस ले लेती है सिक्योरिटी मनी के बेसिस पर, तो वो आपके पास में सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से जाएगा। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म, यानी कि आपने एम्प्लॉय को कोई एडवांस दिया है या आपने कोई एडवांस अपने सप्लायर को दिया है, और किसके लिए दिया है, लॉन्ग टर्म लोन टू सप्लाई, यानी कि सप्लाई एडवांस दिया है किसके लिए, एडवांस। ये लोन और एडवांस एक ही बात होगी, तो यहाँ पर आपके पास में एडवांस वर्ड भी आ सकता है। तो ये आपके पास में किसके लिए दिया है, आपने सप्लायर को एडवांस दिया हो, एम्प्लॉय को एडवांस दिया हो, कोई सिक्योरिटी के लिए एडवांस दिया हो, या आपने कोई कैपिटल यानी कोई एसेट्स को खरीदने के लिए एडवांस दिया हो, वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म लोन एडवांस में। और अगर इनका सेटलमेंट मतलब इनकी रिलाइजेबल वैल्यू विद इन 12 मंथ है, तो हमेशा ध्यान रखना ये क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। देखो बहुत बढ़िया क्लियर है, ये है। अगर इसके नाम के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सेटलमेंट विद इन 12 मंथ या रिलाइज विद इन 12 मंथ, तो फिर ये इसमें जाएंगे, अदरवाइज इसी में रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास में, क्या आ गया आपके पास में, क्या लिखा हुआ है, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, और यहां लिखा हुआ है अदर करंट एसेट्स। यानी कि करंट एसेट्स की कैटेगरी और नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में ये दो चीजें क्या क्या जाएंगी इसमें। देखिए, अगर कोई ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब डेटर्स या बिल रिसीवेबल है, और उनका पैसा एक साल के बाद मिलेगा, तो वो जाएगा अदर लॉन्ग टर्म में। ओके, दूसरा इसको जरूरत नहीं है अब, तो रहने दीजिए। इसके बाद में यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई खर्चे का एडवांस में पेमेंट हमने करा है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से होगा। गवर्नमेंट को कोई एडवांस में टैक्स दे दिया है, तो वो आपके पास में एडवांस टैक्सेस के नाम से होगा। तीसरा, आपने इसकी कोई नीड नहीं है और आपके पास में कोई एक्रूड इंटरेस्ट हो रहा है आपको, तो आपके पास में चला जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो भी आपके पास में। ये तीनों नाम याद रखना, ये ऑलवेज आपके पास में करंट एसेट्स ही रहेंगी और अदर करंट एसेट्स के ही पार्ट में जाती हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं जाती है। इसमें आप इसको ध्यान रखिए, ट्रेड रिसीवेबल को बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ इस वाले पॉइंट से रिलेटेड आता नहीं है, लेकिन हाँ अदर करंट एसेट्स में ये चीजें आ सकती हैं, और रेशियो एनालिसिस के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, और लास्ट स्लाइड है शायद आई थिंक हमारी, या देख लेते हैं। देखिए, इन्वेंट्री का कोई कंपैरिजन नहीं है, इन्वेंट्री इन्वेंट्री है, एक ही जगह आएगी। दूसरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का दूसरी जगह, यानी कि कोई करंट और नॉन करंट की कैटेगरी में नहीं होता, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तीसरा, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, ये कंपैरिजन है। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल एक करंट एसेट है, करंट एसेट्स में ट्रेड मतलब जो बिजनेस के लिए हमने उधार दिए हैं, जैसे बेचा है माल, तो बनते हैं वो डेटर्स, या डेटर्स हैं, या उनसे हमने एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया तो वो बन जाएंगे बिल, तो वो हो जाते हैं बिल रिसीवेबल। तो आपके पास डेटर्स हो या बिल रिसीवेबल हो, ये दोनों आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट कहलाते हैं।
सेकंड आता है आपके पास में ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में हमारे पास में क्रेडिटर्स आते हैं, यानी कि जिनसे उधार में गुड्स खरीदा है वो क्रेडिटर्स, और अगर उनसे हमने कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया है कि जी मैं 3 महीने की मैच्योरिटी पर आपको पेमेंट दे दूंगा और उस पर साइन कर मैंने दे दिया है, तो वो जाएगा बिल्स पेबल में। और ये ध्यान रखिएगा, अगर इसका पेमेंट आफ्टर 12 मंथ के बाद है तो आपने अभी ऊपर पढ़ा था, ये बनेगा नॉन करंट लाइबिलिटी में अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। और इसी तरीके से इस पर आप जाइए तो ये आपके पास में अगर इनका आफ्टर 12 मंथ के बाद पेमेंट हो रहा है तो ये बन जाएंगे नॉन करंट एसेट्स, और इसमें जाएंगे ये अदर करंट नॉन करंट एसेट्स में। ये दो बातें का आप खास करके ध्यान रखिए। इसके बाद आ जाइए आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। देखिए कैश और कैश जैसा क्या क्या है, आपका जो पैसा बैंक में डिपॉजिट है वो आपका ही तो है, कैश ही तो है। तो कैश इन हैंड जो आपके पास ईयर एंड में जितना बचा हुआ कैश है, ऑफिस में रखा हुआ कैश, दूसरा बैंक में जो पैसा आपका है, तीसरा जो चेक अभी आपने बैंक को सेंड नहीं कर रहे हैं, ईयर का एंड आ गया आपके पास ही है, या कोई ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब हो गया यहाँ पर जो ड्राफ्ट आपकी मैच्योरिटी के लिए होते हैं वो आपके पास चेक के वे में ही होते हैं, ये भी। तो ये आपके पास ये चार चीजों के नाम आप ध्यान रखिए, बाकी चीज को नहीं। यहाँ पर ये बैंक ड्राफ्ट की बात हो रही है, खाली ड्राफ्ट का मतलब होता है बिल्स पेबल, लेकिन बैंक ड्राफ्ट का मतलब होता है हमारे पास में बैंक के जो पेमेंट के थ्रू बन जाता है पहले से। दूसरा आ जाइए आप इन्वेंट्रीज पर। देखिए इन्वेंट्री हमारे पास ईयर एंड में जो बचा हुआ गुड्स है इसका बेस ऑन ट्रेड है ना, वो इन्वेंट्रीज की बात हो रही है। लेकिन इन्वेंट्री कैटेगरी में डिवाइड होती है, जैसे रॉ मटेरियल का बचा हुआ पार्ट, कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल फैक्ट्री को दे दिया बनने के लिए माल, लेकिन ईयर के एंड तक वो गुड्स अभी बनकर तैयार नहीं हुए हैं, फिनिश्ड नहीं हुए हैं पूरे कंप्लीटली, तो वो वर्किंग प्रोग्रेस के नाम से आते हैं। तीसरा जो तैयार हो गए, फिनिश्ड हो गए, लेकिन अभी सेल नहीं हुए हैं, अनसोल्ड गुड्स है, वो फिनिश गुड्स के नाम से आते हैं। चौथे जो बना बनाया गुड्स आप खरीद रहे हो बेचने के लिए, अभी वो ईयर के एंड में जो जितना बिना बिका हुआ माल है यानी कि गुड्स है, वो परचेज स्टॉक इन ट्रेड के नाम से आते हैं। तो ये चार तो गए आपके पास स्टॉक। इसके बाद आता है स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, और एक आता है लूज टूल्स। ये आप ध्यान रखिएगा, ये 6 चीजें होती हैं जो इसी के कैटेगरीज के अंदर आती हैं। तो ये आपको बैलेंस शीट के हेड और सब हेड कंपैरिजन कर जब आप पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे कि क्या वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो आपने देखा कि बैलेंस शीट 2 पार्टों में डिवाइड होती है। पार्ट को भी उसने कैटेगरी में कि भाई ऑनर का जो पैसा है वो एक जगह लिख दो, और जो लाइबिलिटी है उसे एक जगह लिख दो। लेकिन लाइबिलिटी भी तो 2 टाइप की है, एक करंट यानी कि जो अगले साल में ही पेमेंट करना है उसे एक जगह लिख दो, और जो 1 साल के बाद पे करना है उसे एक जगह लिख दो। दूसरा करंट लाइबिलिटी में भी तो नेचर है ना कि भाई जो पैसा उधार लिया गया था वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाएगा, जिसको गुड्स उधार में खरीदा है वो ट्रेड पेबल में जाएंगे, जिनसे हमने उधार लिया लेकिन उनका इंटरेस्ट पेड नहीं करा है, या कोई एक्सपेंस हुआ उसके खर्चे का पेमेंट नहीं करा है, या कोई इनकम हमें एडवांस में मिल गई है, तो वो अदर करंट लाइबिलिटी में, तो उसकी भी नेचर है। तो करंट लाइबिलिटी की भी अपनी एक नेचर है जिसको हम बोलते हैं सब हेड, नॉन करंट लाइबिलिटी की भी अपनी एक नेचर है जिसे बोलते हैं सब हेड, शेयर होल्डर फंड की भी अपनी एक नेचर है जिसे बोलते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो हर चीज जो है वो आपके पास कैटेगरी वाइज बनाई गई है, जिससे कि आपको क्लियर कट पता हो कि कितना लोगों से उधार खरीदा गया है, कितना पैसा उधार तो लिया है, पैसा तो देना है, लेकिन उसकी भी तो कैटेगरी पता हो। तो ये फाइनेंशियल टूल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जब हम बैलेंस शीट को यानी कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, जो आगे के चैप्टर्स में आप लोग करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए, यहाँ बैलेंस शीट के हेड और सब हेड बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करिए, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन इससे आता है, बहुत आसान है। बस इसको आप कर लीजिए, रिवीजन में 1-2 बार करिए, और जो आपके पास में बुक में गिवन है उनको आप क्लियर कर लीजिए। बाकी इसके लिंक में मैं भी आपको एक बार दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको सारी की सारी वीडियो टाइम से मिल जाए इन 2025 से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट।